तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एक दंड चुंबक के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर, उसकी निरक्षीय स्थिति पर या किसी सामान्य बिंदु पर, सामान्य बिंदु का मतलब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बीच में अगर कोई बिंदु है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता क्या है और उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले कि हम एक दंड चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र पता करें तो पहले हमें यह तो पता हो कि दंड चुंबक क्या होता है। तो दंड चुंबक एक आयताकार आकृति का कृत्रिम चुंबक होता है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के ध्रुव जिनके परिमाण समान है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं जिसे हम कहते हैं 2L। और किसी भी दंड चुंबक की पहचान होती है उसके लिए परिभाषित एक सदिश राशि से जिसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका कि परिमाण हमें किसी भी एक ध्रुव की तीव्रता से, उसे चाहो तो आप उत्तरी ध्रुव की तीव्रता मानो चाहो तो दक्षिणी ध्रुव की, क्योंकि दोनों की ही तीव्रता समान है तो हमने उसे स्मॉल m मान रखा है। उसको बीच की दूरी से क्या कर दें आप गुणा, तो आपको मिल जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। दिशा इसकी हमेशा फिक्स होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये रही दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। अब ये जो दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव अपने आसपास के बिंदुओं पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले अध्याय के अंदर जो हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था वो अपने आसपास के बिंदुओं पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अंदर दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते थे। उस कम दूरी को हमने कितना माना था 2L। बिल्कुल इसी तरह से एक दंड चुंबक के अंदर भी चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र होता है बिल्कुल बीचों बीच, मतलब इसकी जो एक आवेश से दूरी होती है वो है L। इसी तरह से एक चुंबकीय द्विध्रुव का केंद्र होता है बिल्कुल बीच में, एक ध्रुव से उसकी भी दूरी हम कितनी मान लेते हैं L। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन को हम कहते हैं अक्ष। यहां पर दोनों ही ध्रुवों को जोड़ने वाली लाइन को हम कहते हैं अक्ष। अब किसी भी अक्षीय बिंदु पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसकी दिशा हमेशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा फिक्स है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P वो किस तरफ है, बाईं तरफ। तो अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है लेकिन कहां, आवेशों के बीच वाले क्षेत्र को छोड़ करके, चाहे इस ऋणावेश के दाईं तरफ चाहे इस धनावेश के बाईं तरफ, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, बाईं तरफ। वजह क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी किस तरफ है, बाईं तरफ। बिल्कुल इसी तरह से जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है वो भी अक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है उसकी दिशा होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। इस दक्षिणी ध्रुव के दाईं तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, बाईं तरफ, और जबकि उत्तरी ध्रुव के इस बाईं तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, बाईं तरफ। वजह क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बाईं तरफ है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है उसका सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तब आता था जब बिंदु की जो केंद्र से दूरी है जिसे हम r कह रहे हैं वो द्विध्रुव की लंबाई 2L कह लो, या फिर केंद्र से एक आवेश की दूरी जो L है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होती थी। बिल्कुल इसी तरह से अगर अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है एक दंड चुंबक के जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है r, और ये जो r है वो केंद्र से एक ध्रुव की जो दूरी है L या फिर जो चुंबक की लंबाई है 2L उसकी तुलना में काफी ज्यादा है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आता है μ0/4 पाई। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रिप्लेसमेंट क्या है, μ0/4 पाई इंटू में 2m/r³। यहां एप्सिलॉन नॉट को हम कहते थे क्या, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो आप देख सकते हो कि एक दंड चुंबक के लिए जो अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था उसके बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। और मान लो कि अगर R और L की तुलना हो सकती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता ही था, इंटू में 2p भी होता था, और अपॉन में क्या होता था r² माइनस L² का होल स्क्वायर, और इंटू में p के ऊपर क्या होता था r। इसी तरह से अगर आप यहां पर r और L की तुलना हो सकती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह
2m इंटू में r तो एज इट इज, और बटे में कितना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स बात करें निरक्षीय स्थिति की, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। तो द्विध्रुव के केंद्र से पास होने वाली और अक्ष के जो लंबवत रेखा होती थी उसे हम कहते थे निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा पर अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए कोई बिंदु लें तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। और इसी तरह से अगर आप इस दंड चुंबक की निरक्षीय रेखा पर जाओगे तो सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो कि किस तरफ है, बाईं तरफ, उसके कैसी आ जाएगी, विपरीत। बात करें इसके परिमाण की, तो अगर आपने बिंदु की जो दूरी है वो केंद्र से उतनी ही ले रखी है जितनी अक्षीय बिंदु की है r, और r l की तुलना में काफी ज्यादा है, तो हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव के लिए कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो समान दूरी पर अक्षीय स्थिति की तुलना में आधा आता है जब r l की तुलना में काफी बड़ा हो। तो इसी तरह से अगर आप इस चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जाओगे तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति की तुलना में आधी होगी, कितनी, μ0/4π m/r3। ध्यान रहे r l की तुलना में काफी बड़ा है, और अगर r और l की तुलना हो सकती है तो फिर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि निरक्षीय स्थिति वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष से आधी होगी। वहां पर होता है μ0/4π m और बटे में कितना r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितना, 3/2। और अगर मान लो बिंदु ना तो अक्षीय स्थिति पर हो ना निरक्षीय स्थिति पर हो, बीच में कहीं हो, लेकिन बीच में हो किस तरह से कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है उससे जो विस्थापन सदिश है बिंदु का, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m के साथ जो कोण बना रहा है वो है थीटा। मतलब दूरी तो r ही है लेकिन r और m के बीच का कोण है थीटा। तो उस बिंदु पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालोगे तो वो क्या आएगा, μ0/4π m/r3, और रूट में क्या 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा यहां पर क्या है, विस्थापन सदिश r और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m के बीच का कोण। अब चलिए स्टूडेंट्स हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें यह आइडिया लग जाए कि इन सूत्रों को आंकिक प्रश्नों में किस तरह से प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक दंड चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। दंड चुंबक के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जबकि बिंदु आपका अक्ष पर हो, निरक्षीय रेखा पर हो या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से 60 अंश का कोण बनाने वाली रेखा पर स्थित हो, लेकिन हो 50 सेंटीमीटर दूर ही। स्टूडेंट सबसे पहले यहां में बिंदु की जो दूरी है r और किसी भी एक चुंबकीय ध्रुव की केंद्र से जो दूरी है l उसकी तुलना करनी होती है, क्योंकि अगर ये तुलना करने पर 15 से 20 से बड़ी वैल्यू आती है तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी चुंबक एक छोटी चुंबक है, या फिर कहें बिंदु की जो दूरी है r वो l की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी है। तो यहां आप देख सकते हो r कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर, और अगर चुंबक की लंबाई 2l5 सेंटीमीटर है तो l कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो r/l की जो वैल्यू है वो 15 या 10 से ज्यादा आएगी, कितनी, 20। तो हम ये मानकर चलेंगे चुंबक एक छोटा चुंबक है। तो ये रहा वो दंड चुंबक जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें दे रखा है। इसकी दिशा मैं आपको बता चुका हूं, दक्षिणी ध्रुव से किसकी तरफ होती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली लाइन को हम कहते हैं अक्ष। तो पहला बिंदु हमारा अक्ष पर ही है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो फिक्स है कि जिस तरफ आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी तरफ आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम किस सूत्र से निकालते हैं, μ0/4π 2m/r³ से, जब r का मान l की तुलना में काफी बड़ा होता है। ध्यान रहे कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में पता करना चाहते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और दूरी दोनों ही SI मात्रक में डालें तभी चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में आएगा। तो μ0/4π की वैल्यू तो फिक्स है 10⁻⁷, 2 की जगह 2, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण SI मात्रक में ही दिया गया है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वैल्यू है 0.4 और बटे में क्या r³। और r क्या है, बिंदु की केंद्र से दूरी जो कि बता रखी है 50 सेंटीमीटर। तो इस दूरी को डालना है मीटर में, तो 50 सेंटीमीटर को हम 0.5 मीटर भी कह सकते हैं, और 0.5 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो 1/2 का क्या करना है हमें क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और 2 का क्यूब क्या आएगा 8, और 8 जब ऊपर जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 16 × 0.4
कितना आ जाएगा 6.4 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला। ये होगा इस अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। दूसरा बिंदु है हमारा निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं? केंद्र से पास होने वाली और अक्ष के जो लंबवत रेखा है वो कहलाती है निरक्षीय रेखा। और निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बिल्कुल विपरीत। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है किस तरफ? दाईं तरफ। तो हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? बाईं तरफ। और इसका परिमाण कैसे निकालते हैं आप? कि μ0/4π m/r³। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर r l की तुलना में काफी बड़ा है और अक्षीय बिंदु की दूरी और निरक्षीय बिंदु की दूरी अगर समान है तो निरक्षीय रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो अक्षीय रेखा वाले चुंबकीय क्षेत्र से आधा होता है। तो कितना आ जाएगा? 3.2 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला। और दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। और तीसरी स्थिति में हमारा जो बिंदु है वो केंद्र से है तो 50 सेंटीमीटर दूर ही, लेकिन बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से कितना कोण बना रही है? 60 अंश का कोण। तब मैं आपको बता चुका हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? μ0/4π m/r³ और अंडर रूट में क्या 1 + 3 cos² थीटा। यहां आप देख सकते हो कि ये जो μ0/4π इंटू में m/r³ है ये वास्तव में वही तो है निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, क्योंकि r वहां भी 50 सेंटीमीटर है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -7। अंडर रूट में 1 की जगह 1, 3 की जगह 3 और cos 60 का मान होता है 1/2। स्क्वायर करोगे 1/4 तो ये रूट में कितना आ जाएगा? 1 और प्लस कितना करना है आपको? 3/4 होता है 0.75। तो आंसर आएगा 3.2 गुणा 10 की घात -7 और रूट में 1.75 है। 1.75 का जब आप वर्गमूल लोगे तो आपको ये पता हो कि 1.3 जो होता है उसका स्क्वायर या उसका वर्ग होता है 1.69। तो उससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम 1.32। आप इन दोनों का एक दूसरे से गुणा कर दो, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा 32 × 2 कितना होता है? 64। 6 चला जाएगा 32 या 96 और 6 102 10। 32 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा और 10 उसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। और दशमलव कितने स्थान के बाद? 3 स्थान के बाद। तो आंसर आ गया 4.224 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उस बिंदु पर जिसको केंद्र से जोड़ने वाली रेखा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से कितना कोण बनाती है? 60 अंश का कोण। अब स्टूडेंट्स, एक दंड चुंबक की तरह ही हमारी पृथ्वी भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और उसकी पहचान कैसे होती है कि चुंबकीय सुई पृथ्वी पर किसी भी जगह अगर हम रख दें तो वो एक विस्थापन दर्शाती है। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरह से परिभाषित किया जाता है, उसका कारण क्या है, उसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं, अगर आप ये सब समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हो। और अगर आप तीसरे अध्याय धारा विद्युत से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हो।